हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एजुकेशन पॉइंट चैनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता भी होगा, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम रहेंगे, जैसे एचएएस एलाइड जो कि आने वाला है। एचएएस की हालांकि डेट भी आ चुकी है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपना जो लेवल है उसको बूस्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को आप एक अच्छी शेप दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ करंट आपके जो क्वेश्चन और डिटेल से इनको डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ये कहता है कि नॉट करेक्टली मैच्ड। हमें इसमें बताना है कि कौन सी चीज जो है गलत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन ए कि मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर अंकुश लगाना, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, जो कि आर्टिकल 24 है। नेक्स्ट कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, यानी गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ संरक्षण, जो कि आर्टिकल 22 में डील करता है। और ऑप्शन सी कहता है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राथमिक शिक्षा अधिकार, जो कि आर्टिकल 21A में डील करता है। और ऑप्शन डी है सार्वजनिक रोजगार में समानता, यानी इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो कि आर्टिकल 16 में डील करता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी चीज गलत है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल 24 है ये हमारा इसमें डील नहीं करता है। तो आर्टिकल 24 में क्या चीज डील की गई है, उसमें बताया गया कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे होंगे उनको आप किसी भी खतरनाक काम हो, जैसे फैक्ट्रीज है या कोई अनदर जो आपके खतरनाक काम होंगे, उसमें आप बच्चों को जॉब पे नहीं रख सकते हो। तो ये बताया गया आर्टिकल 24 में। हालांकि ये जो आप देखोगे, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर है, ये हमारा आर्टिकल 23 डील करता है फंडामेंटल राइट्स का। क्लियर? तो इसका जो ये राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये। और बाकी ऑप्शन बी ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसमें बताया गया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन है। और उसी के साथ जो आपका राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, ये भी हमारा आर्टिकल 21A के तहत डील कर रहा है। और इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 के तहत डील कर रहा है। इसमें जो आपका नॉट करेक्टली मैच्ड है वो है आपका ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है कि भारत का संविधान मान्यता देता है, यानी भारत का संविधान किस चीज को मान्यता देता है वो हमें अब यहाँ पे देखना है। तो ऑप्शन ए कहता है ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज। नेक्स्ट कहता है कि ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। सी कहता है कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। एंड डी कहता है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज, यानी धार्मिक, भाषाई और जाति अल्पसंख्यक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी जो भारत का संविधान है वो मान्यता दे रहा है किसका, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात कर रहा है। जब हम बात करेंगे अपने आर्टिकल, जब हमारे संविधान के आर्टिकल 29 जो 30 है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट है, वो डील कर रहे हैं किससे, डायरेक्ट आपके माइनॉरिटी से। उसमें बताया गया कि माइनॉरिटीज अपने अपने हितों का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने लिए इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अपनी लैंग्वेज, अपना जो उनका कल्चर है उसको वो अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। ये बताया गया हमारे कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 29 एंड 30। और इसमें भी यही बात करता है कि धार्मिक और भाषाई संख्यक को का जो है ये मान्यता दे रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कहता है कि 42nd अमेंडमेंट द्वारा निम्न में से किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। यानी ये कहता है कि 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है कौन से जो आपके डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसको जोड़ा गया है। तो बात करेंगे हम कि ऐसे कौन कौन से आपके पॉइंट्स है जो कि इसमें जोड़े गए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहला जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। देखो बिल्कुल राइट है, ये इसको हम देखेंगे तो ये भी आपके 42nd अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया था। ऑप्शन बी है प्रोटेक्शन टू द एनवायरनमेंट, ये भी बिल्कुल राइट है, इसको भी हम 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। और थर्ड है पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इसके तहत भी इसको जोड़ा गया था। और ऑप्शन डी है मिनिमाइजिंग इनक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है आपका, ये इसमें ये चीज नहीं जोड़ी और ना ही हमारे डीपीएसपी के साथ डील कर रहा है। तो इसका जो देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सेकंड सी, यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी 1, 2 एंड 3 ओनली। ये आपके बिल्कुल ही राइट क्वेश्चन है जो कि आपकी डीपीएसपी से लेके जुड़े हो। और इनको कब जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। तो चलिए, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ।
कहते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। यानी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, पहले ये 10 थी, अब देखिए अब आजकल वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में कितनी ड्यूटीज हो गई है, तो वर्तमान में है 11। बात करेंगे हम ये 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी इसको कब जोड़ा गया, तो देखो दोस्त, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है 24 अमेंडमेंट, 38 अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट या 44 अमेंडमेंट। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कमेटी के तहत इसको जोड़ा गया था, जिस कमेटी का नाम क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इस समिति के तहत इसको क्या किया गया था, इस समिति के तहत इसको जोड़ा गया था। और अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सी, 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। और आज जब ये जोड़े गए तो उस टाइम इसमें 10 ड्यूटीज थी। जब आजकल वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में कितनी ड्यूटीज हो गई है, इसमें 11 ड्यूटीज हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कहता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यानी पहले वोट देने की एज जो है 21 थी, फिर उसको कौन सी अमेंडमेंट के तहत जो है इसको 18 कर दिया गया। तो ऑप्शन है 24 अमेंडमेंट, दूसरा है 44 अमेंडमेंट, 58 अमेंडमेंट या 61 अमेंडमेंट के तहत इसकी एज घटा देगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी 61 अमेंडमेंट 1989, इसके तहत जो है हमारे वोट देने की एज जो है 21 से कम करके जो है 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका अपने ध्यान रखना है कि इसको जो है कौन सी अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, तो 61 अमेंडमेंट 1989 के तहत जोड़ा गया है। और ध्यान रखना है कि राइट टू वोट, एक हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, राइट टू वोट आपका कैसा राइट है, तो ये हमारा एक तो पॉलिटिकल राइट है, दूसरा हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारा एक तो ये आपका राजनीतिक अधिकार है, दूसरा आपका ये एक संवैधानिक अधिकार भी बताया गया है इसको। तो ये आपको ध्यान रखना, राइट टू वोट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो बात करेंगे, इसमें बताया गया कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन से कौन सा जो आयोग या समिति रिलेट नहीं करती है। तो ऑप्शन है सरकारिया कमीशन, नेक्स्ट है राजमन्नार कमेटी, नेक्स्ट है इंद्रजीत गुप्ता कमीशन, नेक्स्ट है पूंची कमीशन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी इंद्रजीत गुप्ता जो कमीशन है ये इससे डील नहीं कर रहा है। बाकी जितने भी आप देखोगे, जो सरकारिया कमीशन है ये भी हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन से डील कर रहा है, राजमन्नार कमेटी ये भी डील कर रहा है, और जो बच चुका हमारा पूंची कमीशन वो भी इसके साथ डील कर रहा है। बाकी ये जो इंद्रजीत गुप्ता कमीशन है ये इसके साथ बिल्कुल भी डील नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है इसमें जो है ये 3 आयोग जो है आपको इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं कि कौन से आपके कमीशन किस चीज से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। ये कहता है कि कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जब हमारे देश में अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए तो वो सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। देखते हैं, आर्टिकल 14 से 15 या आर्टिकल 19 से 20 या आर्टिकल 21 और 22 या आर्टिकल 20 और 21। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी जब हम बात करेंगे जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो उस टाइम जो है आर्टिकल 20 और 21 जो है उनको बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। बाकी जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखें, जो नेशनल इमरजेंसी, देखो जो नेशनल इमरजेंसी है वो हमारे देश में जो है इमरजेंसी जो है हमारे देश में 3 टाइप से लगाई जाती है। एक तो हो गया आपका नेशनल इमरजेंसी, दूसरा हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी, थर्ड हम बात करेंगे आपकी जो फाइनेंस इमरजेंसी। तो बात करेंगे हम जो नेशनल इमरजेंसी है इसको लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत, और बात करेंगे हम स्टेट इमरजेंसी की, इसको लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत, और जो फाइनेंस इमरजेंसी इसको लगाया जाता है आर्टिकल 360 के तहत। ये 3 आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे 3 टाइप्स की इमरजेंसी होती है, और फाइनेंस इमरजेंसी जो है आज तक एक बार भी
नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी आज तक इंडिया में नहीं हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आर्टिकल 20 और 21 जो है सस्पेंड नहीं होते, बाकी ऑल फंडामेंटल राइट जो है हमारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है। ऑप्शन बी कहता है कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकता है। तो इसमें हमें बताना क्या गया कि नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुने। कहता है कि फर्स्ट ऑप्शन की दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट कहता है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी ऑप्शन कहता है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी कहता है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसमें हमें बताना है कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जनरली आजकल जो पैटर्न है, जो HPPSC जो आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आपको इस तरह से कंफ्यूज कर दिया जाएगा और फिर बता दिया जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सा आंसर जो है बिल्कुल राइट है। तो यहां से हम बात करेंगे जैसे ही अब ऑप्शन ए हम देखेंगे राष्ट्रपति संसद का हिस्सा, बिल्कुल राइट है। देखो राष्ट्रपति जो हमारे पार्लियामेंट का एक हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि जब पार्लियामेंट में हमारे कोई एक्ट या बिल बनता है तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना वो लॉ नहीं बनता है। जब तक प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर ना करे तब तक वो लॉ नहीं बनता है। तो इसलिए राष्ट्रपति हमारे संसद का जो है यहाँ पे हिस्सा बन जाता है। पहला तो बिल्कुल राइट है। दूसरा कहता है संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बनता। यस बिल्कुल, ये भी बिल्कुल राइट है। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि संसद के पारित विधेयक यानी जो भी यहाँ पे जो मेजोरिटी से कोई भी बिल पास हो रहे होंगे तो उसमें प्रेसिडेंट के बिना कानून नहीं बन सकता, यानी जब तक वो सिग्नेचर ना करे तब तक वो लॉ नहीं बन जाता है। तो यहाँ पे अब हमें एक चूज करना है कि कौन सा बिल्कुल राइट है। देखिए फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ये क्या कहता है कि दोनों ए एंड आर सत्य है, बिल्कुल राइट है कि ए एंड बी आर के आपके बिल्कुल राइट है, लेकिन ए आर का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है कि इस पहले ये हिस्सा होगा, उसके बाद ये क्या करेगा, उस बिल के ऊपर अपनी मेजोरिटी पास करेगा और आगे ये चीज लॉ बन जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से हमें उसको क्या करना होता है, डील करना पड़ता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट कहता है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र हटाने या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ये कहता है कि जब राष्ट्रपति की सीट वैकेंट है तो उपराष्ट्रपति कितने टाइम तक एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकता है। तो ऑप्शन है 5 ईयर, ऑप्शन बी है 1.5 ईयर, और नेक्स्ट कहता है कि 1 ईयर, एंड डी कहता है कि 6 मंथ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। यानी जब भी किसी प्रेसिडेंट एनीवन उसकी डेथ हो जाती है या अपना रेजिग्नेशन दे देता है या किसी भी कारणवश अपना जो सीट वैकेंट हो जाती है उसकी, तो उसके स्थान पे डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट के बाद कौन आएगा, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे उस सीट को संभालता है एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट, और एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वो 6 मंथ तक जो है इसको इस सीट को संभालता है। और 6 मंथ के अंदर हमें क्या करवाना पड़ता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, या अगर वो छुट्टी पे गया तो फिर उसके बाद जो है वो, अच्छा इसके बाद भी पूछा था कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो इसके बाद किसको अपॉइंट किया जा सकता है। तो इसके बाद आपको ध्यान रखना CJI यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो यहाँ पे अपॉइंट हो सकता है। अगर ये भी ना हुआ तो फिर यहाँ से कोई सीनियर जज को अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना, इस तरह से क्रम चलता है एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। तो चलिए, तो ये भी हमारा हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना 6 मंथ तक जो है ये होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो हमारे इस सीरीज का रहेगा। निम्न में से कौन भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा। यानी कहता है कि कौन सा पीएम ऐसा था जो कभी भी सीएम नहीं रहा। तो ऑप्शन है HD देवेगौड़ा और PV नरसिम्हा राव, नेक्स्ट है चंद्रशेखर, एंड नेक्स्ट है मोरारजी देसाई। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो चंद्रशेखर थे दोस्तों, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये हमारे प्रेसिडेंट थे। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि जो HD देवेगौड़ा ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और PV नरसिम्हा राव ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और मोरारजी देसाई ये भी हमारे प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे। बट जो ये चंद्रशेखर है ये हमारे कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, ये क्या बने, ये हमारे प्रेसिडेंट थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे,
और इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा और ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। और चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर और डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट को।